आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का मैथ का सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर अपलोड कर रखा है। इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू AIJ इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन ऑफ ऑर्डर n, देन एक A जो है AIJ मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n। अब इसमें बताना है हमें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो, तीन ऑर्डर की मान लेते हैं, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 और जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे उसी का साइन चेंज करके यहाँ पर लिख देना, जो यहाँ पर लिखेंगे उसका साइन चेंज करके यहाँ, जो यहाँ पर लिखेंगे उसका साइन चेंज करके यहाँ पर। इस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है, अगर AIJ 0 कब है, जब डायगोनल एलिमेंट पर है। डायगोनल एलिमेंट मतलब A11 A22 A33, मतलब I और J अगर बराबर होंगे तो AIJ की वैल्यू क्या होगी, 0, और AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI होगा अगर I और J इक्वल नहीं है। जैसे कि ये है A21 है और ये A12 है। अगर हमने रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो साइन नेगेटिव हो गया ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, ये दो कंडीशन से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ऑप्शन में इन दोनों में जो भी दे रखा होगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है AIJ इज इक्वल टू 1/AJI, रेसिप्रोकल तो नहीं होता, बी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है इक्वल टू -3, देन A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। हमें ये दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, ऑर्डर 3 है मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट -3 है, A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब ये अगर मान लो कोई स्केलर होता तो बाहर निकल कर क्या होता है, जैसे अगर ये 2A का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम कैसे करते हैं, 2 की पावर n स्केलर होगा तो पावर में ऑर्डर आ जाएगा और डिटरमिनेंट A। लेकिन ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स हैं, और मैट्रिक्स हैं दोनों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट A और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। हमें पता है A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A डिटरमिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। पहली वाली प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, पहली प्रॉपर्टी की रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट सेम रहेगा, तो मतलब A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट A के बराबर रहेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। तो A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना है, -3 है, तो A का डिटरमिनेंट भी -3 हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे इधर -3 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस, ये 9 इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पूछा है बेसिकली, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 AB क्रॉस AC। इसकी कोई भी दो वेक्टर बना देंगे, दो साइड के वेक्टर बना देंगे, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे और हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 - cos 4x अपॉन 8x² इफ x नॉट इक्वल टू 0, K इफ x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। हमें K की वैल्यू निकालनी है अगर x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेंट्रल पॉइंट सेम होगा। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों शामिल है इसमें, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल टू f(0) होगी, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) क्या है, 1 - cos 4x अपॉन 8x² इज इक्वल टू f(0) की वैल्यू कितनी है, k। अब हमें पता है x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पुट करने से पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 sin² 4 का आधा 2x हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय 8x², 2 से ये 4 बार में कट गया, इज इक्वल टू के। जो एंगल में वही चीज़ डिवाइड में होना चाहिए, ये साइन स्क्वायर 2x है, तो इसका मतलब साइन 2x जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, या होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अगर साइन 2x के डिवाइड में 2x हो गया और होल स्क्वायर है तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट होती है ये, जो एंगल में होगा वही डिवाइड में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो हम क्या करते हैं इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x, इसको 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के। तो ये बन जाएगा क्या, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 1 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आ गई 1, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x देन एफ एक्स इज। हमें एफ डैश एक्स दे रखा है, मतलब डेरिवेटिव दे रखा है हमें, और हमें वो फंक्शन निकालना है। फंक्शन निकालना है तो फंक्शन का, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो हम इसको फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों तरफ इंटीग्रल कर दो, क्योंकि डेरिवेटिव का इंटीग्रल करेंगे तो अपने आप दोबारा से वही फंक्शन बन जाएगा, x प्लस 1/x। एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एक्स का इंटीग्रल x²/2, 1/x का log mod x और प्लस c, ये आंसर हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ m एंड n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ d/dx की होल पावर 4 इक्वल टू 0, देन m प्लस n इक्वल टू। हमें ये चीज़ दे रखी है, इसका ऑर्डर की वैल्यू दे रखी है m, डिग्री की वैल्यू दे रखी है n, m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी डेरिवेटिव करना बाकी है, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं इसको। इसको डेरिवेटिव करने के टाइम हम क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेते हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यह आ जाएगा 4dy/dx की होल पावर 3, और x की जगह dy/dx आ रहा है, तो dy/dx का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब इसमें ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया हमारा 2, और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, डिग्री 1 हो गई। ऑर्डर m था, m की वैल्यू 2, डिग्री 1 थी, n की वैल्यू 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3, ये आंसर हो गया, यही निकालना था हमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y < 4 इज। 3x + 5y < 4, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये 4 ऑप्शन, एक तो तरीका क्या है, ग्राफ बनाओ फिर चारों ऑप्शन चेक करो। ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना है, चारों ऑप्शन डायरेक्ट चेक करते हैं। इसमें लिख रखा है ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। एक ओपन हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन नहीं होगा। हाफ प्लेन का मतलब मान लो ये ग्राफ है, ग्राफ में एक तरफ वाला प्लेन हाफ प्लेन होगा, दूसरा तरफ वाला हाफ, तो टोटल हाफ, ये हाफ प्लेन हो गया एक तरफ वाला। अब इसमें ये तो पता है कि एक लाइन से एक इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे तो हाफ प्लेन मिलेगा, ओपन मिलेगा, ये भी पता है, ओपन हाफ प्लेन ही बनेगा, क्लोज्ड हाफ नहीं बनेगा। अब चेक करके देखना ये ओरिजिन होगा या नहीं, तो इसमें पुट करके देख लो 0,0, ओरिजिन का पॉइंट पुट करके देखेंगे ये सही आ रहा है या गलत। ये हो जाएगा 0 < 4, ये ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन इसमें 0,0 कंटेन होगा, ओरिजिन में ये ग्राफ होगा। अब देखो ऑप्शन ए में लिखा है नॉट कंटेनिंग, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में लिखा है कंटेनिंग, तो ऑप्शन बी सही हो गया, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो ये बी ऑप्शन लास्ट में दिया होता तो पहले ये वाला भी चेक करते हैं। तो ये वाला कैसे चेक करते हैं हम, द होल XY प्लेन। अब किसी भी एक लाइन का ग्राफ बनाएंगे और इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे तो कभी भी XY पूरा प्लेन नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 3x + 5y नॉट इक्वल टू 4, तब बोलते कि XY प्लेन, मान लो ये 3x + 5y की इक्वेशन बन गई इक्वल टू 4, तो नॉट इक्वल टू है, तो इस लाइन को छोड़कर जितना भी प्लेन है तब हम कह सकते हैं कि ये पूरा XY प्लेन होगा इस लाइन को छोड़कर। लेकिन इसमें इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी एक तरफ होगा, या तो इस तरफ या तो दूसरे तरफ, तो इसलिए ये वाला गलत होगा ऑप्शन। ऑप्शन डी क्लोज्ड हाफ, एक लाइन का ग्राफ बनाते हैं तो कभी भी ये क्लोज्ड हाफ नहीं बन सकती है, कम से कम 2-3 लाइनें तो होनी चाहिए इसमें,
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i - j - 2k ऑन द वेक्टर i 2j - 3k। हमें स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए ऑन बी, ये होता है ना ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 -2 मल्टीप्लाई -3 +6 डिवाइड में बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 6 3 9 में से 2 गए, बचे 7 रूट 1 + 4 + 9 7/√14। यह आंसर हो गया। आप चेक कर लो ऑप्शन में है या ये नहीं है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में नहीं होता तो इसका रेशनलाइज करके आंसर दे देते, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 9 में इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रल x/x² + 1, लिमिट दे रखी है 2 से 3। अब इसमें x² को t मानेंगे, फिर डेरिवेटिव आएगा, इससे लेंदी होगा। और इससे मैंने बताया था कि अगर नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर आ गया तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, लॉग डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। तो क्या करो, नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, तो क्या करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x x² + 1। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 से डिवाइड भी कर दो, कांस्टेंट है बाहर भी लिख सकते हैं। तो इसको सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो तुम, लॉग डिनोमिनेटर में क्या x² + 1, लिमिट 2 से 3। लेकिन बस प्रॉपर्टी लिख देना, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, इंटीग्रल ऑफ f' अपॉन fx dx इक्वल टू होगा लॉग fx, ये प्लस सी इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल होता तो प्लस सी भी लिख देते। अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, अप्लाइंग लिमिट 1/2। अगर लिमिट 3 अप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 1 10, लॉग 10 आ जाएगा। माइनस 2 अप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, लॉग 5। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे इधर पर, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, 10/5। 10/5 कट कर कितना हो जाएगा, log 2। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स होल इनवर्स क्या होगा इसमें। ए बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, ए बी इनवर्स का होल इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स अगर का होल इनवर्स हो, दो मैट्रिक्स का होल इनवर्स हो तो क्या करते हैं, आगे पीछे हो जाती है ना ये, तो बी इनवर्स ए इनवर्स। और यही चीज़ ट्रांसपोज में भी होती है, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज हो तो वो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पर इनवर्स वाला है तो पहले इनवर्स वाले ही सॉल्व करते हैं। अगर ट्रांसपोज में आएगा तो ट्रांसपोज में भी ऐसे ही आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी का इन्वर्स है ना, तो ये बी इन्वर्स आगे आ गया, इसका इन्वर्स और ए इन्वर्स। हमें पता है इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वो दोबारा सेम मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ये बी ए इन्वर्स आ गया, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दे रखा है ग्राफ बना हुआ दे रखा है और इसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी दे रखे हैं ए बी सी। मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें z = 4x + 6y की। ये देखो ये ग्राफ दे रखा है, इसके कॉर्नर पॉइंट हैं ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट है 0,4, बी के हैं 0.6 1.6 और सी के हैं 3,0। हमें z = 4x + 6y की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट हमें पहले से पता है, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालेंगे। तो z = 4x + 6y था, ए पॉइंट रखेंगे हम, ए पॉइंट रखेंगे x की जगह 0 y की जगह 4, तो 0 और 4 रख दिया। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। इसी तरह b पॉइंट पर निकालना है तो x y की जगह b के कोऑर्डिनेट रख देंगे, सॉल्व करके आ गया 12। इसी तरह c के कोऑर्डिनेट रख देंगे x y की जगह, इसे सॉल्व करके आ गया 12। इसमें दो आंसर आए हैं हमारे,
मिनिमम जो है 24, 12, 12 में ये हैं दोनों मिनिमम, तो मिनिमम ये और दो पॉइंट हो गए। लेकिन अगर ये अनबाउंडेड रीजन है तो ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों हों, हमारे आंसर और भी हो सकते हैं या फिर आंसर नॉट डिफाइन भी हो सकता है। तो जब भी अनबाउंडेड रीजन है, मतलब ये घिरा हुआ नहीं है चारों तरफ से, यहाँ से खुला हुआ है, तो अनबाउंडेड रीजन में हमें चेक भी करना पड़ेगा कि आंसर यही होगा कि दूसरा होगा, या पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू आई है वही जेड की वैल्यू मान लेंगे लेस देन 12। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कहाँ आ रहा है। तो इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 4 और 6 12 से डिवाइड, 4 से 3 बार में कट जाएगा, 6 से 2 बार में कट जाएगा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो ये आ गया x/3 y/2 लेस देन 1। तो इसका मतलब ये x एक्सिस x/3 y/2 इक्वल टू 1 होता, तो ये x एक्सिस को 3 यूनिट पर काटती ये लाइन और y एक्सिस को 2 यूनिट पर। तो ये जो वैल्यू आती है उसको हम डॉट डॉट करके दिखाते हैं। अब इसमें हमने x एक्सिस को 3 यूनिट पर और y एक्सिस को 2 यूनिट पर, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे डॉट डॉट करके ऐसे करके, तो ये मिनिमम जो वैल्यू है उसका ग्राफ है। अब इसमें देखो हमारी मिनिमम वैल्यू एक यहाँ आ रही थी, एक यहाँ आ रही थी, और कहाँ आ रही थी, C पर आ रही थी और B पर आ रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करी हमने यहाँ पर, तो बाउंडेड रीजन जो है हमारा फीजिबल रीजन है वो ये रहा, तो ये वाला नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बहुत सारे आंसर होंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन B एंड C। तो B और C के बीच में जो लाइन ज्वाइन होगी उधर पर हमारा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू B से C तक जो लाइन सेगमेंट है उस पर मिलेगी। लेकिन अगर मान लो इसका ग्राफ ऐसा ना आता, ऐसा आता इधर से, ऐसे आता, यहाँ से निकल जाता, केवल इस पॉइंट से निकल जाता, तो हमारा आंसर सिर्फ यही होता। और अगर ग्राफ ऐसे कट कर निकल जाता बीच में से, यहाँ से निकल जाता, फिजिबल रीजन में पहुँच जाता, तो इसका हमारा आंसर लिख देते कि नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। 2-3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन में तो ये पूरी लाइन आ गई, दूसरी कंडीशन में अगर खाली पॉइंट को टच करके जाता तो केवल मिनिमम यहाँ होती, और तीसरी कंडीशन में अगर फिजिबल रीजन में पहुँच जाता तो नॉट डिफाइन आंसर होता। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन B एंड C। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ये डिटरमिनेंट इसके बराबर दे रखा है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें ये चीज़ देखो, ये डिटरमिनेंट बराबर है, अगर ये चीज़ मैट्रिक्स बराबर होती तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते, जैसे 2x के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता। लेकिन ये क्या है, डिटरमिनेंट बराबर है, तो डिटरमिनेंट बराबर है तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करके लिखेंगे। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 2 - 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² - 24 -18 = 2x² - 24। ये इधर आएगा तो 24 - 18 बराबर 2x²। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 बराबर 2x²। 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। x² अगर 3 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी, ±√3, ये आंसर हो गया। और यही चीज़ अगर मैट्रिक्स में होती, ऐसा होता है मैट्रिक्स में यही चीज़ होती, तो ये 2 बराबर 2x होता, 1 बराबर x, तो x की वैल्यू 1 होती फिर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट A = 5, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A = एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3 है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 3, डिटरमिनेंट A = 5 दे रखा है, एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ना, एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट A की पावर n-1 होती है। तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 3, 3 - 1 कितना हो गया 2, 5 का स्क्वायर 25, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A = 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B = 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इंटरसेक्शन B0 इज। हमें 2 इवेंट दे रखे हैं A और B जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। A की प्रोबेबिलिटी है 0.3, B की है 0.6, तो A0 इंटरसेक्शन B0 की क्या होगी ये निकालना है। अब हमें पता है कि अगर A B जो होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो हमें पता है कि A इंटरसेक्शन B जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा मल्टीप्लाई में। इंडिपेंडेंट इवेंट में ये प्रॉपर्टी होती है।
अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ए नॉट बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 0.3 है, 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.7 आ जाएगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी। ये ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है नॉट का, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, क्योंकि ए बी इंडिपेंडेंट हैं, देन ए नॉट बी नॉट ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ए नॉट बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ए नॉट की वैल्यू 0.7, बी नॉट की वैल्यू 0.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.28। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इज। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो इसमें क्या करते हैं, y dx इक्वल टू एक्स डी वाई हो गया, x वाला इधर लाएंगे तो dx अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये dy अपॉन वाई हो गया। x और y सेपरेट हो गए, दोनों को इंटीग्रल कर दो, तो 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा log y, और प्लस में c लिखते हैं। अब ये सारी चीज़ log में है तो इसका आंसर भी log में लिख दो, log c हो गया। log x इज इक्वल टू log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये आ जाएगा log cy, log से log कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू cy, ये आंसर हो गया हमारा। लेकिन ऑप्शन में ये चीज़ नहीं है, अगर खाली सॉल्व करना होता तो ये आंसर हो जाता। ऑप्शन में अभी ये चीज़ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, c अगर इधर जाएगा तो ये 1/c हो जाएगा इक्वल टू y। 1/c ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम c करके भी लिख सकते हैं, cx इज इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू cx ये ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर ये लिखोगे। अगर ऑप्शन वाला नहीं होता तो आंसर ये लिख देते। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y2 इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले डेरिवेटिव करेंगे। ये y2 है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव तो करना होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है y2। तो इसको सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये y1 हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड इक्वेशन को प्रूफ करना होता है, तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी कि इसमें क्वेश्चन रूल यूज़ मत करना, जैसे इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक तरीके से इसमें भी ये इक्वेशन को प्रूफ करना है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी इसके बराबर में। तो इसमें 2-3 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ क्वेश्चन रूल यूज़ नहीं करना है, तो इसको इधर पर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1 हो गया। और दूसरी चीज़ बताई थी कि अगर y1 के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई में आ रही है और प्रूफ करने वाली इक्वेशन के साथ जो y1 के साथ है उसी का स्क्वायर y2 के साथ हो, तो सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले स्क्वायर करेंगे। जैसे कि y2 के साथ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 के साथ मल्टीप्लाई में ये है रूट में, और इसी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और जो कि y2 के साथ है, तो इसलिए पहले स्क्वायर कर दो बाद में डेरिवेटिव करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दूसरा नोट ये बताया था, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर पर डेरिवेटिव कर देंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 का स्क्वायर बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, और y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2y1, और y1 का डेरिवेटिव y2, और 1 का डेरिवेटिव 0। और तीसरा नोट ये बताया था कि अगर बीच में अगर स्क्वायर करते हैं तो पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में 2y1
टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई वन कॉमन आएगा, टू वाई वन कॉमन ले लिया, बचा कितना माइनस एक्स वाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। ये टू वाई वन मल्टीप्लाई से इधर जाएगा डिवाइड में, ज़ीरो बन जाएगा, तो ये आ गया माइनस एक्स वाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकाल लो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई वन, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स वाई वन के बराबर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई वन, ये आंसर हो गया। और हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ प्रूफ करने के लिए दे दे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर, या ऐसी प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में या बुक्स वगैरह में तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही हैं प्रूफ करने वाले, इसमें बस इसकी वैल्यू निकालने के लिए दे दी, तो इसका आंसर हो गया एक्स वाई वन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें दे रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, ए डॉट बी है 4, हमें ए माइनस 2b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें क्या करो, पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर और माइनस 2a डॉट दूसरा क्या है 2b, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड है 3 माइनस 4, ए डॉट बी कितना है 4, 4 प्लस 3 3 9 चौक 36, 4 चौक 16, 36 में से 16 घटाएंगे बचे 20 और 4 24, तो ये आ गई वैल्यू किसकी, ए माइनस 2b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए माइनस 2b का स्क्वायर, ए माइनस 2b का स्क्वायर, ए माइनस 2b के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें तो ए माइनस 2b की वैल्यू चाहिए, अब स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है। ये 24 हो गई, इसको हम 2 रूट 6 भी लिख सकते हैं, तो a माइनस 2b की वैल्यू आ गई कितनी 2 रूट 6, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, P is a point on the line joining the points A 0,5, -2 and B 3, -1, 2. If the x coordinate of P is 6, then the z coordinate is। A और B से ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उस लाइन में P एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है 6, y और z नहीं पता तो y और z की जगह yz लिख दिया। अब इसके z कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं ये k/1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अगर ये k/1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो इसमें हम लिखेंगे, तीनों के x की वैल्यू पता है हमें, तो 6 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 1, तो ये आएगा 3 0, ऐसे लिख दो 3 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 6k प्लस 6 इक्वल टू 3k, 6k माइनस 3k इक्वल टू 6, माइनस का 6, 3k इक्वल टू माइनस 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू माइनस का 2, k माइनस का 2 है तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट डिवाइड्स 2:1 एक्सटर्नली। इसमें z की वैल्यू निकालना है, तो z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल टू 2:1 है ना, एक्सटर्नली है तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में, 2 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, 2 और -2 लिखेंगे, 2 और -2, तो ये आ जाएगा 4 + 2 अपॉन 1, तो कितना आ गया 6, तो z की वैल्यू हो गई 6, यही आंसर हो गया हमारा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, एसर्शन रीजन वाला है ये क्वेश्चन। इसमें दे रखा है सेक इनवर्स 2x इज माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन दे रखा है एसर्शन में सेक इनवर्स 2x, जिसमें ये दे रखा है डोमेन बिलोंग कर रहा है इसमें, डोमेन का मतलब x की वैल्यू ये बिलोंग कर रही है। रीजन में ये दे रखा है सेक इनवर्स -2 इक्वल टू -π/4 होगा। हमें ये चेक करना है कि एसर्शन रीजन सही है या गलत। अगर दोनों सही हैं तो इनका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो हमें पता है, सबसे पहले हम एसर्शन को चेक करेंगे, फिर रीजन को चेक करेंगे। दोनों सही हैं तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसी का एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अगर इनमें से एक गलत है एक सही है तो एक्सप्लेनेशन चेक नहीं करना है। पहले है एसर्शन को देखते हैं। सेक इनवर्स 2x है ना। अब देखो सेक इनवर्स 2x, हमें पता है कि अगर सेक इनवर्स थीटा होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी ना -∞ से -1 तक और यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, ये होता है। अब यहाँ पर थीटा की जगह है 2x है, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह 2x लिख देते हैं। तो 2x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। x की वैल्यू क्या होगी, 2 से अगर डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी ही आएगा, -1 को 2 से डिवाइड करेंगे -1/2 आ गया, यूनियन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, इन्फिनिटी डिवाइड टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हमारा जो है ये x की वैल्यू वो सही है। तो एसर्शन हमारा सही है, एसर्शन सही है। रीजन को चेक करते हैं। सेक इनवर्स -2 की वैल्यू -π/4 दे रखी है, निकालते हैं सेक इनवर्स -2 की वैल्यू। हमें पता है सेक इनवर्स का एंगल अगर माइनस में हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई आगे आ जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये कौन कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होगा ये। तो π/3 सिंप्लीफाई करेंगे इसको क्या हो जाएगा, 2π/3। ये आंसर होना चाहिए, दे क्या रखा है -π/4। तो रीज़न हमारा क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, एसर्शन सही, रीज़न गलत। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दे रखा है एसर्शन में ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल लिख रखा है थीटा इक्वल टू है π/4। तो जब भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका जो पैरेलल वेक्टर है उनके बीच का एंगल निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये a1 वेक्टर है प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर है, और एक्स एक्सिस को मान लेते हैं b2 वेक्टर। एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होगा, i वेक्टर होगा। अब b1 और b2 के बीच का एंगल निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b1 क्या है हमारा, ये i माइनस जे है, b2 क्या है, i है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या होगा, 1 × 1 1 हो गया, और बाकी j और k तो है नहीं, यही आ जाएगा। b1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, तो 1/√2 हो गया। कॉस थीटा अगर 1/√2 आ रहा है, कितने डिग्री पर होता है, π/4 पर। तो इसका मतलब हमारा एसर्शन तो सही है। अब आते हैं रीज़न में। रीज़न में दे रखा है ये दो लाइन की इक्वेशन। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो ये फॉर्मूला, तो जब भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम यही दोनों का बीच का एंगल निकालते हैं ना, जो पैरेलल वेक्टर है। तो निकालेंगे कैसे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ऊपर और नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड, और वही करा गया है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ऊपर और इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे है, तो इसलिए रीज़न हमारा सही है, एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। अगर दोनों चीज़ सही है तो हमें चेक करना होगा कि इसी की एक्सप्लेनेशन है ये, इसी फॉर्मूले से हमने ये निकाला है ना कॉस थीटा की वैल्यू, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसर्शन सही, रीज़न सही, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स साइन 13π/7।
वैसे साइन इनवर्स साइन थीटा होता है थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा, इसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो इसको क्या करेंगे, एंगल को ब्रेक कर लेते हैं पहले। साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 के टेबल में 14 आता है, 2 पाई लिख दिया इधर, 2 पाई माइनस पाई बाय 7, साइन 2 पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, पाई 2 पाई माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में होगा, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 7 हो जाएगा। और साइन इनवर्स का एंगल अगर माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 7, साइन इनवर्स से अब साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 7, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट ए रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लाइट that is 4 meter above the ground, at which the rate is the tip of his shadow moving, at which rate is shadow lengthening। अब इसमें एक क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 4 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये 4 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, एक आदमी जो है इस बिल्डिंग से दूर जा रहा है, वो किस रेट से, 0.3 मीटर पर सेकंड के रेट से वो दूर जा रहा है, उस आदमी की हाइट है 1.6 मीटर, मान लो पहले वो यहाँ था बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे, आगे जा रहा है वो 0.3 मीटर पर सेकंड के रेट से और बाद में यहाँ पहुँच गया। अब इसमें हमें पूछा है कि उसकी जो टिप है, मतलब ये जो शेडो है वो कितनी रेट से बढ़ेगी, और दूसरा शेडो मतलब ये रही, और उसकी लेंथ कितनी रेट से बढ़ेगी। तो हमें ये वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसको मान लेते हैं ये x है और ये y है, ठीक है, ये a b c d, यहाँ पर मान लेते हैं ए डी इक्वल टू एक्स, डी बी इक्वल टू वाई। हमें जो दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड, वो दे रखा है इसका रेट ऑफ चेंज, डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है इसकी शेडो, फाइंड करना है हमें शेडो का रेट ऑफ चेंज, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना है, और दूसरा हमें इस पूरे लेंथ का भी रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो डी अपॉन डी टी एक्स प्लस वाई दोनों का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक इक्वेशन बनाकर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। और सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1.6 डिवाइड में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 4, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड y, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड x प्लस वाई। 4 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये 0.4 आ जाएगा। 0.4 का मतलब है 4/10, कटने के बाद 2/5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2/5 y अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 5y, 2x इज इक्वल टू 3y आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 इसके बाद 2x का 2 dx अपॉन डी टी और 3y का 3 dy अपॉन डी टी। dx अपॉन डी टी हमें दे रखा है कितना है 0.3, 3 dy अपॉन डी टी, 3 से यह कट जाएगा कितने बार में 0.1 बार में, तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 आ गई। एक आंसर ये हो गया। और हमें x प्लस वाई का भी रेट ऑफ चेंज निकालना था, निकाल लेते हैं, डी अपॉन डी टी एक्स प्लस वाई, तो ये कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी कितना था हमारा, डी एक्स अपॉन डी टी था 0.3 और डी वाई अपॉन डी टी अभी निकाला हमने 0.2, तो 0.5। एक आंसर ये हो गया। तो टिप ऑफ शेडो जो है वो इस रेट से चेंज होगी और जो हमारी शेडो की लेंथ है वो इस रेट से चेंज होगी, तो दोनों ये आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 7 के एंड बी वेक्टर इक्वल टू
5i माइनस जे प्लस लैम्डा के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं a और b, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर a प्लस बी और a माइनस बी ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, तो a प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा a माइनस बी वेक्टर के, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। a प्लस बी वेक्टर क्या हो गया, 5 और 1 6 माइनस 2 7 प्लस लैम्डा, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, a माइनस बी से। 1 माइनस 5 माइनस का 4 0 7 माइनस लैम्डा के इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 होगा, 7 प्लस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0, माइनस 24 ये तो 0 हो गया। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस 24 प्लस 49 बराबर लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो लैम्डा की वैल्यू होगी प्लस माइनस 5, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें दे रखा है y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट। इसकी वैल्यू ये दे रखी और ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन मेरा असाइनमेंट में भी करवाया था मैंने, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए थे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, उसमें से एक टाइप है ये। तो इसमें हमेशा क्या करना होता है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू साइन a और y को क्या पुट कर दो, साइन b। तो ये आ जाएगा साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा साइन b कॉस a प्लस साइन a कॉस b इक्वल टू 1। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये 1 था 1। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 90। तो a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो ये आ जाएगी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 90। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 90 था। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 वेयर ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। हमें दे रखा है x माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट है x प्लस ए के साथ इक्वल टू 12। ए एक यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। x वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो इस इक्वेशन को लिख देते हैं जो दे रखी है, x माइनस ए डॉट
एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 है। फॉर्मूला लगा देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ये आ जाएगा एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1, 12 और 1 13 हो जाएगा। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा √13। वैसे तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर प्लस और माइनस दोनों में चेंज होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं होता, तो इसलिए √13 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें हमें इंटीग्रल करना है dx अपॉन √3 - 2x - x स्क्वायर का। तो इसको कैसे इंटीग्रल करेंगे, ऊपर तो कुछ नहीं है वेरिएबल, नीचे में है और वो भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे, पहले ये लिख लो 3 - 2x - x स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 2x + x स्क्वायर। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो x स्क्वायर + 2x - 3, x स्क्वायर + 2x - 3। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है क्या है 2, उसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो क्या करो x प्लस इसका हाफ होल स्क्वायर -3 जो था वही लिख देंगे, और जो भी यहाँ पर लिखा है उसी का स्क्वायर माइनस कर दो, हमेशा ऐसे कर देना। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा, चाहे यहाँ पर प्लस हो या यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर हमेशा माइनस करना है। x + 1 का होल स्क्वायर -3 - 1 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस अगर अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। इसको 2 का स्क्वायर इसलिए लिखा ताकि परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाए। तो हमारा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में √2 स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1/√a² - x स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का, तो साइन इनवर्स x + 1 / 2 + c, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफी, दे डिसाइड हु विल पे द बिल बाय ईच टॉसिंग ए कॉइन एंड देन लेटिंग द ओड पर्सन पे। 3 फ्रेंड जो हैं वो कॉफ़ी के लिए जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि एक टॉस करेंगे, और टॉस में जिसका भी ओड पर्सन होगा, मतलब तीनों का टॉस करेंगे और टॉस में जिसका भी अलग आएगा रिजल्ट, ओड पर्सन मतलब अलग आएगा रिजल्ट, उसको पे करना पड़ेगा पैसे। देयर इज नो ओड पर्सन इफ ऑल 3 टॉसेस प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट होगा तीनों का, कोई भी ओड पर्सन नहीं होगा। इफ देयर इज नो ओड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड, दे मेक ए सेकेंड राउंड ऑफ द टॉसेस एंड दे कंटिन्यू टू डू सो until there is an odd person. What is the probability that exactly 3 rounds of tosses are made? तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त जाते हैं कॉफ़ी के लिए, ठीक है। अब उसमें जाने के बाद बिल पे करना है। बिल कैसे पे करेंगे, एक सिक्का उछालेंगे, सिक्के में हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो तीनों के लिए, तीनों पर्सन के लिए हमें सिक्का उछालना है। तीनों पर्सन के लिए अगर सेम रिजल्ट आता है, जैसे तीनों का हेड या फिर तीनों का टेल, तो इसमें से कोई भी ओड पर्सन नहीं होगा। मान लो अगर किसी एक का अलग आ जाता है, जैसे 2 का हेड आ गया और 1 का टेल, तो ये वाला ओड पर्सन है, इसी को पे करना होगा। या फिर 2 के टेल आ गए, 1 का हेड आ गया, ये वाला ओड पर्सन है, इसको पेमेंट करना होगी। और अगर तीनों का सेम आता है, तीनों का सेम आता है तो दोबारा टॉस करेंगे। अब इसमें पूछ रखा है कि अगर टॉस 3 बार करा गया है, मतलब 3 राउंड करे गए हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 राउंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो पहले निकाल लेते हैं एक्स बी एन ओड पर्सन, ये ओड पर्सन की है।
अगर एक भी ओड नहीं है तो इसका मतलब सारे क्या होंगे, तीनों का सेम होगा रिजल्ट, तीनों का हेड होगा या फिर तीनों का टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स निकाल लेते हैं पहले। ओड नहीं है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो तीनों की हेड होगी या तो तीनों की टेल होगी। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 और की जगह प्लस लगाते हैं हमेशा। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस टेल की 1/2, इस टेल की 1/2। सॉल्व करेंगे 1/8 और 1/8, एक एक 2/8 कटने के बाद 1/4, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 1/4। अगर एक भी ओड नहीं है, अब इसकी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स का मतलब ओड पर्सन है, तो ओड पर्सन है तो क्या करेंगे, 1 में से इसी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, नॉट एक्स की, एक्स की आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1 - 1/4, 3/4 हो गया। अब हमें पता है कितने राउंड हुए, 3 राउंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 राउंड, 3 राउंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, 3 राउंड की निकालनी है। तो इसका मतलब पहले और दूसरे राउंड में कोई भी ओड पर्सन नहीं था, मतलब एक्स नॉट पहले राउंड में, दूसरे राउंड में एक्स नॉट, तीसरे राउंड में एक्स, एक ओड पर्सन आ गया। एक्स नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4, 1/4 और इसकी कितनी थी, 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, आ जाएगा 3/64, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमें इंटीग्रल करना है इसका। लिमिट दे रखी π/6 से π/3 dx अपॉन में 1 + √10x। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसको तो सॉल्व कर लोगे, एनसीईआरटी में करवा ही रखा है मैंने। 28 का जो और वाला क्वेश्चन है वो देखो, 0 से 4 तक लिमिट है, मोड x - 1 का इंटीग्रल करना है। तो मोड x - 1, इसका जब तक मोड रहेगा तब तक हम इसको इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो रफ में क्या करो, x - 1 = 0 रखेंगे, x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 अगर इसमें रखेंगे नंबर लाइन में, नंबर लाइन बनाओ कितनी, 0 से लेकर 4 तक जो लिमिट है, और x की वैल्यू 1 आई है तो 1 यहाँ पर रख देंगे। 1 से 4 के बीच में अगर x - 1 में x की वैल्यू 1 से लेकर 4 के बीच में कोई रखेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो, यहाँ नेगेटिव आएगा, 1 से छोटी रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, विदाउट मोड अगर है तो। अब इसमें क्या करना है हमें, इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, i की वैल्यू 0 से 1 तक लिमिट लेंगे और इंटीग्रल करेंगे x - 1 का, लेकिन मोड हटाकर माइनस साइन लगाएंगे, तो -x - 1। फिर लिमिट लेंगे 1 से लेकर 4 तक और इंटीग्रल करेंगे किसका, x - 1 का विदाउट माइनस, 0 से 1 माइनस अगर ले लेंगे तो 1 - x dx, 1 से 4 x - 1 dx। अब इसका इंटीग्रल कर दो, 1 का इंटीग्रल x -x² 2 लिमिट 0 से 1 x² 2 - x लिमिट 1 से 4, अप्लाई कर दो लिमिट। वन अप्लाई करेंगे तो 1 - 1/2 आ जाएगा, और 0 अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 अप्लाई करेंगे, 4 चौक 16/2 8 आ गया, -4, और 1 अप्लाई करेंगे तो -1/2 -1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 2, 1 में से हाफ माइनस करेंगे 1/2 आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, एक में आधे में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का आधा, माइनस माइनस प्लस का आधा, आधा और आधा 1 और 4, कितना आंसर आ गया, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें लिख रखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x - y² मल्टीप्लाइड बाय dy = 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती कितनी टाइप की हैं, एक होती है सेपरेबल, दूसरी होती है होमोजीनियस और तीसरी होती है लिनियर। तो इन तीनों की पहचान मैंने बता रखी है क्लास में भी, कि सेपरेबल वेरिएबल होगा तो मतलब x और y दोनों अलग हो सकते हैं, x वाले टर्म और y वाले टर्म
अलग हो सकते हैं। होमोजीनियस में क्या होगा, होमोजीनियस में अलजेब्रा में होगा या फिर ट्रिग्नोमेट्री या कोई और फंक्शन में होगा। अलजेब्रा में अगर होगा तो सभी टर्म की पावर सेम रहेगी, जैसे एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इन सभी की पावर कितनी है, दो दो है, पावर वन है वन है। अगर इस टर्म की पावर बोला जाएगा तो वन प्लस वन मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, दो। ये भी दो है, ये भी दो है, प्लस में या माइनस में ऐसा कुछ हो तो ये क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में होंगे तो एंगल वाई अपॉन एक्स होगा या फिर एक्स अपॉन वाई होगा। और लिनियर में क्या होता है, या तो पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स सिंगल एक्स होगा या फिर सिंगल वाई होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं, सॉरी सेपरेबल देखते हैं है कि नहीं है। सेपरेबल मतलब एक्स और वाई अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और एक्स यहाँ पर है प्लस में है, एक्स और वाई अलग नहीं होंगे। दूसरा होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस में सबकी पावर सेम होना चाहिए, सारे टर्म की पावर सेम। यहाँ पर पावर वन है वाई की, यहाँ पर दो है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, तो ये क्या होगी, लिनियर होगी। और लिनियर है ये, और सिंगल एक्स वाला है, सिंगल एक्स वाले को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इस फॉर्म में, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में बदलना होगा। अगर y वाला होगा तो किस फॉर्म में बदलना होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें p और q क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या y वाले टर्म होंगे, या फिर इसमें p और q या तो कांस्टेंट होंगे या x वाले टर्म होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो सिंगल x आ रहा है, y इधर पे भी है इधर पे भी है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कर देते हैं, सबको डी वाई से डिवाइड करेंगे तो y डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो अपॉन डी वाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो यह आ जाएगा y डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया। और डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए कुछ, तो y से डिवाइड कर देते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये y कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा y। फॉर्म हमें कौन सी बदलनी है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में बदलना होगा, पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में वन अपॉन वाई एक्स, ये दूसरी तरफ जाएगी तो यह आ जाएगी y प्लस का y, तो इसमें ये आ गई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आ गया। तो इसमें p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई वन बाय वाई, और q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ गई y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर में इंटीग्रल ऑफ p डी वाई, ई की पावर इंटीग्रल ऑफ वन बाय वाई डी वाई। वन बाय वाई का इंटीग्रल क्या हो गया, लॉग वाई, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आ गया वाई। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी वाई प्लस सी। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू है वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है वाई, डी वाई प्लस सी, एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी। यह आंसर हो गया इसका, जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें दे रखा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 400x प्लस 300y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखा है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200, x लेस देन और इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन सबको इक्वल टू में चेंज करके ग्राफ के लिए टेबल बना लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 200, x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 0। अब इसको टेबल बना लेते हैं x और y का।
x अगर 200 होगा तो y 0 होगा, x अगर 0 होगा तो y कितना होगा 200। इसमें सिंगल वेरिएबल आ रहे हैं तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमारा क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। तो देखो यहां पर 200 आ रहा है तो टेबल में क्या करो, सॉरी ग्राफ में, ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब इसके बाद इसका ग्राफ बना देंगे। 200 है ना मैक्सिमम, तो 20-20 का गैप ले लिया इधर पर, यहां पर भी 20-20 का गैप ले लिया। इसका ग्राफ बनाने में 200,0 ये रहा और 0,200 ये रहा, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ये किसका ग्राफ बना है, x प्लस वाई इक्वल टू 200 का। अब ये इनइक्वलिटी को चेक करना है तो कैसे करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर कोई सा भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 200 का होगा। इसका एक भाग जो होगा, इस ग्राफ ने, इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो भागों में बांटा है, एक ये और एक ये, और तीसरी ये लाइन खुद है, तीन भागों में बांटा है। तो लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो वो होगा x प्लस वाई बराबर 200, लेकिन लाइन के इस तरफ लेंगे या उस तरफ तो एक पार्ट जो होगा 200 से कम होगा और एक पार्ट 200 से ज़्यादा होगा। तो ये चेक करने के लिए कौन सा पार्ट 200 से कम है, कौन सा पार्ट 200 से ज़्यादा है, एक पार्ट का कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखेंगे इनइक्वलिटी में, और ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा, ये वाला। तो हम पुट कर देते हैं 0,0, 0,0 पुट करेंगे इनइक्वलिटी में, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 200। क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है ना, तो इसका मतलब हमने इस लाइन के इस तरफ वाला पॉइंट पुट करा और ट्रू आ गया, तो हमारा ग्राफ यहीं पर होगा। ड्रॉ कर देते हैं इस तरफ ऐसे। अब इसके बाद x इक्वल टू 40, अगर x इक्वल टू 40 है, केवल एक वेरिएबल है x, तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी y एक्सिस के। x है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, और y होता तो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो x की वैल्यू 40 कहाँ है, ये रही, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, x इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू 40 से कम थी तो इसका मतलब ग्राफ इधर जाएगा। और दूसरा है x की वैल्यू 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है तो मतलब ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल है। 20 से ज़्यादा है तो कहाँ होगा ग्राफ, यहाँ, ये हो गया। और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी y, ये हो गया। तो हमारा जो रीजन आया वो क्लोज्ड वाला रीजन या कॉमन एरिया वो ये वाला आया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट है एक 20,0 है, एक 40,0 है और एक कोमा, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, ये वाला पॉइंट है 20,180 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो है 40,160 है। ग्राफ पेपर में देखोगे दिख जाएगा। तो ये पॉइंट मान लेते हैं ए बी और सी डी पॉइंट मान लेते हैं। अब जेड की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ जेड क्या है, 400x प्लस 300y एट ए बी सी डी। 400x प्लस 300y थी, 400x प्लस 300y, 400x प्लस 300y, 400x प्लस 300y, 400x प्लस 300y। एक्स वाई को छोड़ दिया, जो एक्स वाई की वैल्यू है पॉइंट में, वो ए का पॉइंट है 20,0, 20,0, बी है 40,0, 40,0, सी है 20,180, 20,180, डी है 40,160। इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा 8,000, 4 चौक 16, ये 16,000 आ जाएगा। ये 8,000 प्लस
54,000, 62,000 आ जाएगा ये। ये आ जाएगा 64,000। हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, ये रही, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। और अगर इसमें मिनिमाइज करना होता तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही थी, यहाँ पर लिख दो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 64,000 एट डी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 40,160, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हमें इंटीग्रल करना है x³ + x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, इसका इंटीग्रल करना है। अब इसमें देखो न्यूमरेटर में जो है वो पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में कम है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड। हमेशा जब तक पावर ज़्यादा रहेगी या बराबर रहेगी तो पहले डिवाइड करना होगा। x³ + x + 1 को डिवाइड कर दिया x² - 1 से, तो क्या आएगा, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, साइन चेंज हो जाएंगे, x और x 2x + 1 बचा, तो हम i को क्या लिख सकते हैं, x + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 dx। इनको सेपरेट कर लो, x + 2x अपॉन में x² - 1 प्लस 1 अपॉन में x² - 1। x का इंटीग्रल क्या हो गया, x²/2 हो गया। नीचे का अगर डेरिवेटिव ऊपर हो तो आंसर किस में होता है, लॉग में होता है, तो इसका आंसर होगा log x² - 1 प्लस 1 अपॉन x² - 1, ये फॉर्मूला 1 की पावर 2 होगी तो भी 1 ही रहेगी, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन x² - a²। ये फॉर्मूला किसका होता है, 1 अपॉन 2a log x - a अपॉन x + a की जगह क्या आ रहा है 1 प्लस c। और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज़ करा है वो इधर पर मेंशन कर देते हैं। इंटीग्रल अगर ऊपर f' नीचे fx हो तो इसका आंसर क्या होता है, log fx होता है। तो x²/2 प्लस log x² - 1 प्लस 1/2 log x - 1 x + 1 प्लस c, यह आंसर हो गया। 32 में दे रखा है x, y सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x², 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनइक्वलिटी में भी और वो भी डबल इनइक्वलिटी, तो इसमें हमेशा क्या करना, इनको पहले अलग अलग करके लिख लो, 0y(x²) 0y(x) 0x2, इसको अलग कर दो, 0 से बड़ा y और y से बड़ा x²। 0 से बड़ा y पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, y से बड़ा x, 0 से बड़ा x और x से बड़ा 2, हमेशा ऐसे करना अलग अलग करके, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ये तो सिंगल y है, y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आ रहा है x, इसका ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। इसमें x और y दोनों आ रहे हैं तो इसे इन इक्वल टू करके लिख लो पहले, इसमें भी दोनों आ रहे हैं इसमें भी इक्वल टू करके लिख लो, इसमें सिंगल है इसमें सिंगल है, ये डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इससे पता चलता है हमें कि ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0 और डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव y एक्सिस। ये एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन बनाने, ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल बनाएंगे, x y 0 0 1 1 या 2 2 ऐसे लिख दो, 0 0 2 2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये लिख लिया। 0 से बड़ा है y, y की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी? जब ये ऊपर की तरफ होगी। इसका ग्राफ ये आ गया। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला है, वर्टेक्स है 0 0, ये रहा, डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये कैसा बनेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ऐसा बनेगा। लेकिन ये कितना चौड़ा बनेगा? ऐसे भी जा सकता है इतना, और यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखिए 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना आएगा? 4। तो x की वैल्यू 2 रखने पर y 4 आएगा, ये रहा, लगभग इतना चौड़ा बनेगा ये। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना होगा? 1, यहाँ से ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे, ये 2,4 पर ऐसे, ऐसे। अब इसका दूसरा वाला ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इसका देख लेते हैं ये इनइक्वलिटी में। अब क्योंकि ये ग्राफ जो है वो किसका है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब इस ग्राफ ने इस पूरे प्लेन को 3 भागों में बांटा, एक तो ये वाला भाग है, एक ये वाला, और ये तीसरा जो है खुद। अगर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। इसके इस तरफ या तो ये कम होगा या तो ये ज़्यादा होगा। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाला पॉइंट पुट करके देखते हैं, 1,0 पुट करके देखते हैं इसमें। 1,0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये क्या आ गया? ट्रू आ गया। हमने इस पैराबोला के इस तरफ वाला पॉइंट पुट करा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही होगा। ये ट्रू आ गया तो आंसर यहीं पर होगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0,0, 2,2, 0,0, 2,2 और 1,1 भी होगा। इसका मतलब ये यहाँ से पास करेगी लेकिन यहाँ पर आकर बाहर निकल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से होगा ग्राफ, ऐसे हल्का सा इसको क्रॉस करके जाएगा। y इक्वल टू एक्स, अब इसमें भी पुट करके देख लेते हैं। 1,0, 1,0 पुट करेंगे तो 0, 1, ये क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो हमारा इसका भी ग्राफ कहाँ होगा? इस तरफ होगा। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी तो इस तरफ होती है, तो इसका ग्राफ कहाँ होगा? इस तरफ होगा। x की वैल्यू 2 से कम रखनी है, 2 से कम, तो ये 2 का ग्राफ हो गया। 2 से कम होगा तो लेफ्ट साइड होगी ये, x इक्वल टू 2 का ग्राफ है ये। अब इन चारों तरफ से कौन सा एरिया घिरा है? ये वाला एरिया घिरा है ना ये, तो इसका एरिया निकाल देंगे। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये वाला जो है हल्का सा पार्ट, ये घिरा हुआ नहीं है, ये वाला घिरा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। ये जो पैराबोला का जा रहा है नीचे, सर्कल टाइप का, आर्क टाइप का, तो ये क्या है? y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे। फिर 1 से 2 तक लिमिट लेंगे और इसमें y की वैल्यू क्या है? x, x का इंटीग्रल करेंगे तब एरिया आएगा। इंटीग्रल कर दो, एक्स स्क्वायर का x³ 3, लिमिट 0 से 1, x का x²/2, लिमिट 1 से 2, लिमिट अप्लाई करेंगे 1/3, 0 लिमिट अप्लाई करेंगे 0, 2 लिमिट अप्लाई करेंगे 2 दूनी 4/2, 2, 1 लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2। इन तीनों का एलसीएम लेंगे 6, 3 दूनी 6, 2 6 12, 2 3 6, 12 2 14 में से 3 गए, बचे कितने? 11/6, या 11/6 स्क्वायर यूनिट, यह आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट n क्रॉस n एज फॉलोज, फॉर a, b, c, d बिलोंग टू n क्रॉस n, a, b related to c, d if ad equal to bc, prove that r is equivalence relation in n क्रॉस n। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सेट है n क्रॉस n, इसमें ए बी और सी डी ये दोनों ही इस सेट्स में से हैं, नेचुरल नंबर है, मतलब ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी और सी डी अगर एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो ए डी और बी सी इक्वल होंगे। तो इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस के लिए हम सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ होना चाहिए ये। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब इसमें दो एलिमेंट है ना, तो हम मान लेते हैं ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n में, ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n में। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट है सेट में उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी इक्विवेलेंस प्रूफ करना हो या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करना। यहाँ पर मान लेते हैं, इधर पर जगह छोड़ देना। इफ वाली कंडीशन ये होती है, देन वाली कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए, ये होती है देन कंडीशन। देन वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन को हम मानेंगे, देन वाली को हम प्रूफ करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए बी सी डी से रिलेटेड है तो ए डी बी सी के इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट और बीच वाले एलिमेंट बराबर होंगे, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए। और हमें पता है ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे ना, अगर ए बी और बी ए इक्वल है तो ये भी होगा। तो इसलिए जगह छोड़कर जैसे मैंने करवाया वैसे करना। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव के लिए सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट लेते हैं हम सेट के अंदर, मान लेते हैं यहाँ पर ए कोमा बी और सी कोमा डी, ये सेट के अंदर हैं और इन दोनों का आपस में रिलेशन भी है, ए बी रिलेटेड टू सी डी। ये इफ वाली कंडीशन होती है कि दो एलिमेंट सेट में हैं और उन दोनों का रिलेशन है। और देन वाली कंडीशन क्या होती है, इसका ऑपोजिट रिलेशन भी होना चाहिए, उल्टा रिलेशन। तो अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो सी डी रिलेटेड टू ए बी ज़रूर होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। अब इसके ए बी अगर रिलेटेड है सी डी के, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डी इक्वल टू होगा बी सी, और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सी बी इक्वल टू होगा डी ए। अब देखो ए डी बी सी को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए डी इक्वल टू बी सी, सी बी इक्वल टू डी ए। इसको इधर लिख दो और आगे पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई करने में आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये पूरा प्रूफ हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, यस इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं ए कोमा बी, सी कोमा डी और ई कोमा एफ बिलोंग टू एन क्रॉस एन। तीन एलिमेंट जो हैं वो सेट में हैं, पहले और दूसरे का रिलेशन है ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, दूसरे और तीसरे का रिलेशन है सी कोमा डी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। ये इफ वाली कंडीशन है तो मान लेते हैं लेट। देन वाली कंडीशन क्या होती है, पहले और तीसरे का रिलेशन होना चाहिए, ए कोमा बी रिलेटेड टू ई कोमा एफ होना चाहिए। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए डी बराबर होगा बी सी के और सी एफ बराबर होगा किसके, डी ई के, और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ए एफ बराबर होना चाहिए किसके, बी ई के। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ताकि हमारा ये आ जाए, ए के साथ एफ मल्टीप्लाई में आ जाए। तो ए के साथ एफ मल्टीप्लाई में कैसे आएगा, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो
तो ये आ जाएगा ADCF BCDE। देखो C और C कट जाएगा, D और D कट जाएगा, बचेगा क्या, AFBE बचेगा। AFBE बराबर है तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, इसलिए इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसलिए R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, एन इंसेक्ट इज क्रॉइंग along the line r vector equal to 6i plus 2j plus 2k plus lambda I minus 2j plus 2k and another insect is crawling along the line r vector is equal to minus 4i minus k plus mu 3i minus 2j minus 2k. At what points on the line should they reach so that the distance between them is the shortest? Find the shortest possible distance between them. अब इसमें दे रखा है दो इंसेक्ट हैं जो इन दोनों लाइन की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पहली लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये दूसरी लाइन की है, इसको मान लेते हैं a1 प्लस में लैम्डा b1, इसको मान लेते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। इसमें पूछा है कि ये दोनों इंसेक्ट जो हैं उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 की वैल्यू, a2 माइनस a1 क्या होगा, ये रहा a2 ये रहा a1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k, a2 माइनस a1 आ गई। b1 क्रॉस b2 करेंगे तो क्या होगा i j k, b1 क्या है 1 माइनस 2 2, b2 3 माइनस 2 माइनस 2, i 4 प्लस 4 माइनस j माइनस 2 माइनस 6 प्लस k माइनस 2 प्लस 6, 8i 8j 4k, फोर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2i 2j k, b1 क्रॉस b2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 4 बाहर लिख देंगे और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 4 8 1 9, 9 का अंडर रूट कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 12। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। a2 माइनस a1 क्या था, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 3 था, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 3, और b1 क्रॉस b2 क्या था, ये रहा b1 क्रॉस b2 8 8 4 8 8 4 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आया था 12, माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइड 12, सबको ऐड कर देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का 108 बटे 12,
12 निम 108 -9, मोड लगा देना इधर पर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो मोड लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा 9 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए इनवर्स, यूज ए इनवर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5 और x + y - 2z = -3। एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने के बाद हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है इसी का इन्वर्स का यूज करके। तो इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, a11 a12 निकाल लो, a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इधर पे माइनस, इधर पे माइनस, इधर पे माइनस, इधर पे माइनस। a11 निकालेंगे तो -4 + 4 0 आ जाएगा। a12 -6 + 4 -2, a13 3 - 2 1, a21 6 - 5 1, a22 -4 - 5 -9, a23 2 3 5, a31 12 - 10 2, a32 -8 - 15 -23, a33 4 + 9 13। डेटर्मिनेंट ए क्या होगा, डेटर्मिनेंट ए होगा a11 a11 a12 a12 a13 a13, 2 - 3 5 था, 2 - 3 5, 0 2 1, तो ये 0 - 6 + 5 कितना आ गया -1। तो ए इनवर्स क्या होगा हमारा 1 डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है 1/-1। एडजॉइंट ए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 -1 -9 -5 2 23 13, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -2 -1 195 -2 -23 -13, ये ए इनवर्स आ गया। एक आंसर तो ये हो गया। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहां पर लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as 231 -321 5 -4 -2 x y z = 11 -5 -3। जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि हमें एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, उसका यूज करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी उसमें ये वाली जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा बिल्कुल सेम मैट्रिक्स होगी ये, या इसका ट्रांसपोज होगा। यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बन रही है, तो इसे ए मान लो, इसे ए और इसे एक्स और इसे बी, ए एक्स = बी हो गया, ए एक्स = बी, तो एक्स क्या होगा ए इनवर्स बी। और इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर ए लेफ्ट साइड में दूसरी तरफ इनवर्स में बदल रहे हो तो उसको भी लेफ्ट साइड में लिखना है, बी ए इनवर्स मत लिख देना, बी ए इनवर्स लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी हमने 0 -2 -1 और 195 -2 -23 -13, बी की वैल्यू है 11 -5 -3। इसको सॉल्व कर देंगे एक्स वाई जेड
0 -5 +6 -22 -45 +69 -11 -25 13 39 एक्स वाई जेड इक्वल टू 6 में से 5 घटाएंगे 1, 5 2 7, 4 2 6 67, 69 में से 67 घटाएंगे 2, 25 10 35 1 36, 39 में से 36 घटाएंगे 3, तो x आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3। ये x y z की वैल्यू 1 2 3 आने के बाद ये चेक कर लेना कि आंसर सही है, यानी किसी एक इक्वेशन में पुट करके। जैसे यहाँ पर पुट करके देख लो, 1 2 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 2 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15, 15 में से 6 गए 9 2 11, 11 ही आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। बाद है क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन जो है केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 36 37 और 38, 3 केस स्टडी क्वेश्चन है। ये मैं ऑफलाइन क्लास में बता दूंगा वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर कर लेना क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए। CBSE का ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है मतलब।